न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। साथ ही साथ मैं अयोध्या मंडल की जनता का, महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिस महान जनता ने उस मंडल की 5 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ने का काम किया। माननीय श्री राष्ट्रपति जी के द्वारा सरकार ने जो अपना बात रखी, चुनाव आयोग पर आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से सरकार को चुनाव आयोग पर आभार व्यक्त करना चाहिए, इसलिए कि अगर ये सरकार बनी है तो चुनाव आयोग के भेदभावपूर्ण कार्यों के कारण बनी है। मतदाता सूची का लालजी वर्मा जी, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, आप करें ये सरकार बनी है चुनाव आयोग के भेदभाव। ये कृपया चुनाव आयोग, आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी आपने स्वयं कहा कि अयोध्या की 5 सीट हम जीत गए, तो आखिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता होगी। कृपया किसी का। हाँ, धन्यवाद। माननीय सभापति जी, अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता, मशीनरी का दुरुपयोग ना होता, जगह जगह खुलेआम धन और दारू का प्रयोग न हुआ होता, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 20 सीटें और इंडिया गठबंधन की आती। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं 2 बार बनवाई, और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेसवे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेसवे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है, बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे। और सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले, तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। मुझे वो गांव जिसको उन्होंने गोद लिया, जो प्रधानमंत्री जी की आदर्श योजना थी उसके तहत जो गोद लिया गया था गांव, वो 5 वर्ष पहले खूब शोर हुआ था कि बनारस शहर की तरह डोमरी में चमचमाने लगेगा एक गांव। हकीकत में कुछ नहीं हुआ। उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी है, जैसे था गांव वैसे ही का वैसा है। टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियाँ, उखड़े और टूटे हुए ईंट के खंजे, बदहाल हैंडपंप, पावरलूम और पंखे के जाली के कारखाने को आखिर कब तक रफ्तार मिलेगी जो उस गांव में काम होता था, लोग करते थे।
खाली पड़े रसोई गैस के सिलेंडर, अंधाधुंध बिजली कटौती के बीच इस गांव के लोगों को हर सुबह मजदूरी की कभी ना खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी। तो सोचिए, एक गांव की तस्वीर ये है। जो गांव कभी गोद लिया गया था, उस गांव की भी तस्वीर नहीं सुधर पाई है। जो भाजपा के स्मार्ट सिटी के झूठे सपने में गांव के लिए कोई जगह नहीं है। अपने गांव गोद लेने की जो बात कही थी, क्या वो भी जुमला था अध्यक्ष जी? पता नहीं जिस गांव को गोद लिया था उसका नाम भी किसी को याद है कि नहीं। मैं नाम पूछ करके किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर नाम याद है तो ये तो और भी बुरी बात है कि अपने नाम याद रखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। जिसे गोद लिया जाता है उसे अनाथ बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, आज माननीय मतदाताओं पे आप सवाल उठा रहे हैं। माननीय सभापति जी, आज निष्पक्ष नहीं हुआ। मान्यवर, जिस तरह से आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो वादा किया था 2014 में, उस वादे पर पूरी तरह से ये सरकार फेल हुई है। वादा था महंगाई को समाप्त करने का, वादा था बेरोजगारी को समाप्त करने का, लेकिन इस सरकार ने दिया क्या है? मान्यवर, श्री प्रधानमंत्री जी की सरकार ने आम जनता के लिए महंगाई की गारंटी दिया, छात्रों के लिए पेपर लीक की गारंटी दिया, युवाओं के लिए बेरोजगारी की गारंटी दिया, यात्रियों के लिए हादसों की गारंटी दिया, किसानों के लिए कर्ज दार बनाने की गारंटी दिया, छोटे उद्योगों के लिए बर्बादी की गारंटी दिया, और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात को आरक्षण मिला। बड़े संघर्षों के बाद मंडल आयोग के माध्यम से पिछड़ी जाति के लोगों को हिस्सेदारी मिली सरकारी नौकरियों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस आरक्षण पर डाका डालने का काम किया। विभिन्न वर्गों के आरक्षण का लाभ न मिलने पावे, इसलिए निजीकरण करने का काम किया, और जो नौकरियां बची भी हैं उस आरक्षण पर नॉट फाउंड सुटेबल की गारंटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अगर तस्वीर अध्यक्ष महोदय बदली हो 10 साल में उन तमाम गोद लिए हुए गांवों की, तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा जरूर इस सदन में बात रखें, जरूर बताएं आप। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है, सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में हैं। मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएँ, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लीगल गारंटी नहीं दिया। माननीय
अनुराग ठाकुर जी द्वारा लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय लेकर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन उनकी बात से ये झलक रहा था कि उनको मंत्री ना बनाए जाने की चिंता सता रही थी और इसलिए बार बार पानी पीकर भी वो सरकार की तारीफ नहीं कर पा रहे थे। मान्यवर, आज जो आरक्षण है ओबीसी का पूरी तरह से विभिन्न संस्थाओं में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है। उत्तर प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं। 34 विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर बनते हैं एक भी पीडीए के 1 या 2 हैं, बाकी एक भी नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।